हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अर्थात बीआरएफ। बीआरएफ का फर्स्ट पेपर का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइएगा क्योंकि ये सारे 100 MCQ क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करिए और अब पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि वो भी पढ़ें और आप भी पढ़ें। ठीक है, एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जो ये MCQ क्वेश्चंस हैं लगभग इसके सारे आंसर अपने हिसाब से तो सही किया गया है, लेकिन फिर भी यदि एक आध क्वेश्चन मिस्टेक यदि हो तो उसे अपने बुक से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू होने की तिथि है। भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू कब हुआ? तो आपसे बता दें 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, केवल आंसर देखते जाइए। भारतीय अनुबंध अधिनियम में है, भारतीय अनुबंध अधिनियम में क्या है? ध्यान दीजिएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम में अनुबंध के सामान्य सिद्धांत है, क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति अनुबंध है, निक्षेप और एजेंसी है, इसके मतलब सब है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है प्रस्ताव की परिभाषा दी गई है। बताइए प्रस्ताव की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? धारा 2 क में। अगला क्वेश्चन है कि अनुबंध की परिभाषा दी गई है। अनुबंध की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? धारा 2 ज में दी गई है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठहराव के लिए आवश्यक है वचन और क्या? माने ठहराव के लिए आवश्यक है, माने एक तो वचन आवश्यक है और दूसरा क्या आवश्यक है भाई? एग्रीमेंट होने के लिए। जल्दी जल्दी बताइए। ठहराव के लिए आवश्यक है वचन और बताइए कैसे बनता है? जल्दी से कमेंट करिए। प्रस्ताव, प्रतिफल, स्वीकृति। तो बता दें आपको कि ठहराव के लिए आवश्यक है वचन के साथ साथ स्वीकृति भी आवश्यक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि प्रतिफल भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठहराव के लिए वचन और प्रतिफल, क्योंकि जब जैसे ही स्वीकृति मिलेगी तो वह वचन बन जाएगा और जैसे ही वचन मिलेगा तो वहाँ पे प्रतिफल का होना भी जरूरी है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन प्रतिफल का होना चाहिए। ठीक ना, लेकिन ठहराव के लिए सही मायने में वचन और स्वीकृति होती है, लेकिन प्रतिफल का, बिना प्रतिफल का कोई ठहराव बन ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करे और उसकी व्याख्या करे। बताइए ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सामान्य ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक ठहराव और वचन जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाते हैं, किसने कहा था? मतलब प्रत्येक ठहराव तथा वचन जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो यह अनुबंध कहलाता है, ये कथन किसने कहा था? तो आपसे मैं बता दूं कि इसमें सामंड दिया गया है, ब्लैकस्टोन, लीक, और देखते हैं एक और ऑप्शन क्या दिया गया है। हाँ, ये ही ऑप्शन सही है आपका। ये दिया गया है कि सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा गया था। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है कि ठहराव राजनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए, यह प्रावधान है। वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है कि ठहराव राजनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए, यह प्रावधान किस सेक्शन में कहा गया है? तो यह प्रावधान धारा 10 के अंतर्गत कहा गया है। अगला है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव क्या है? तो ऑप्शन इसमें दे रहा है कि प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव, भूल द्वारा कारित ठहराव, उत्पीड़न द्वारा कारित सहमति द्वारा किया गया ठहराव। ये सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी सही होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी ठहराव को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। किसी ठहराव को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव है, इसमें ऑप्शन दे रहा है कि क्या स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव दे रहा है। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव, अनिश्चित और बिना प्रतिफल के ठहराव। उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा, डी सही है। अगला है कि विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है, ये किस सेक्शन में कहा गया है? तो बता दे रहे हैं धारा 26 में कहा गया है। अगला है कि एक अवयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने के लिए किया गया ठहराव
डालने के लिए ठहराव किया जाता है। यह ठहराव है, किस प्रकार का ठहराव है भाई? यह विधु के विरुद्ध नहीं है। एक अभ्यस्त व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने के लिए ठहराव किया जाता है। यह ठहराव क्या है? विधि के विरुद्ध नहीं। अगला कह रहा है अनुबंध के गुप्तता के सिद्धांत का अपवाद है। बताइए क्या सिद्धांत का अपवाद है भाई? न्यास, भार और स्वीकृति सभी, तो सही ऑप्शन है सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कट जा, यहाँ से आधा नीचे है आधा ऊपर। किसी नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण अपने पुत्र खो को 5,000 रुपये देने का वचन देता है। माने को नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण अपने पुत्र खो को 5,000 रुपये देने का वचन देता है। वह खो के प्रति अपने वचन को लेखन करता है और रजिस्ट्री कराता है। यह किस प्रकार का अनुबंध है? यह अनुबंध अवैध है, यह अनुबंध वैध है, यह अनुबंध व्यर्थ है, अनुबंध आंशिक रूप से व्यर्थ है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा यह अनुबंध वैध होता है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, यह नियम का अपवाद है। किस नियम का अपवाद है? धारा किस सेक्शन में? 23, 25, 27, 30। बताइए जल्दी से कौन सा होगा इसका? तो ऑप्शन धारा 25 के अंतर्गत। फिर कह रहा है कि बिना किसी प्रतिफल खो को 10,000 रुपये देने का वचन देता, यह ठहराव है। यह किस तरह का ठहराव है भाई? यह व्यर्थ ठहराव। ठीक है। अगला कह रहा है कि खो की थैली को पड़ी जाती है, खो की थैली को पड़ी जाती है और उसको दे देता है। ठीक ना? खो की थैली कहीं पड़ा है, को पा लेता है और वो उसे दे देता है। खो को 50 रुपये देने का वचन देता है। इसे कहेंगे किस प्रकार का अनुबंध कहेंगे या प्रतिफल कहेंगे? बताइए। इसे निष्पादित प्रतिफल कहा जाता है। अगला है जब किसी खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए इनाम घोषित किया जाता है और वस्तु खोज ली जाती है तो इसे कहते हैं। जब किसी खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए इनाम घोषित किया जाता है और वस्तु खोज ली जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? इसे निष्पादित प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क ख के शिशु का पालन करता है, वैसे करने में वे क के व्ययों का भुगतान करने का ख वचन देता है। तो यह क्या होगा भाई? यह एक अनुबंध है भाई। क ख के शिशु का पालन करने के लिए वचन देता है और को उसके व्ययों का भुगतान करता है, तो ख जो वचन देगा यह एक अनुबंध कहलाएगा। अगला है कि क 1,000 रुपये मूल्य के घोड़े को 10 रुपये में बेचने का ठहराव करता है। इस ठहराव के लिए कौन ने स्वतंत्र सहमति दी है? कौन ने किसको स्वतंत्र सहमति दी है भाई? प्रतिफल अपर्याप्त होते हुए भी यह ठहराव अनुबंध है। प्रतिफल अपर्याप्त होते हुए यह ठहराव अनुबंध है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन कि अनुबंध की गुप्तता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो बता दें अनुबंध की गुप्तता सिद्धांत से तात्पर्य होता है कि यदि दो व्यक्तियों में अनुबंध हुआ है, उसे अन्य व्यक्ति जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है परिवर्तनीय नहीं करा सकता। यही ऑप्शन सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुबंध का पालन कराया जाता है। बताइए अनुबंध का पालन किससे कराया जाता है भाई? अनुबंध के पक्षकार द्वारा, पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा, अनुबंध के पक्षकार के मित्र द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये अनुबंध के पक्षकार द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य क्या है देखिए, प्रतिफल मूल्यवान होना आवश्यक नहीं है, प्रतिफल सदैव पर्याप्त होना चाहिए, प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है, प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है लेकिन इसे मूल्यवान होना चाहिए। तो सही ऑप्शन यही दिख रहा है कि प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है लेकिन इसे मूल्यवान, इसकी कीमत एक वैल्यू होनी चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अनुबंध समाप्त हो जाता है। बताइए अनुबंध समाप्त कब हो जाता है? निष्पादन द्वारा, पारस्परिक सहमति द्वारा, भंग द्वारा, सबके द्वारा। तो सबके द्वारा हो जाता है। अगला है अनुबंध का निष्पादन किया जाता है। अनुबंध का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है भाई? वचनदाता द्वारा, प्रतिनिधि द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो अनुबंध का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? वचनदाता या उसके प्रतिनिधि, किसी के द्वारा भी किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी सही है।
26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग होते हैं, वचन जो एक दूसरे या दूसरे के प्रतिफल के लिए भाग होती हैं, क्या कहलाते हैं? अनुबंध कहलाते हैं, प्रतिफल कहलाते हैं, पारस्परिक वचन कहलाते हैं, ठहराव कहलाते हैं। जल्दी से बोलिए क्या कहलाते हैं? तो सही ऑप्शन है इसका है पारस्परिक वचन कहलाते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से अर्ध अनुबंध का लक्षण है। अर्ध अनुबंध के क्या लक्षण है? देखिए, यह अनुबंध कानून द्वारा उत्पन्न होता है। यह अनुबंध किसी पक्षकार को एक धनराशि प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या देता है? दोनों ही सही है। अगला है क्वेश्चन कि जब एक व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिसे भरण पोषण के लिए अयोग्य पक्षकार बाध्य है, अयोग्य पक्षकार बाध्य है, तो पूर्ति करने वाला व्यक्ति अपनी धनराशि प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि जब एक व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिसके भरण पोषण के लिए अयोग्य पक्षकार बाध्य है, मतलब वो वास्तव में योग्य नहीं है लेकिन अयोग्य बाध्य है कि वही पूरा करेगा, तो पूर्ति करने वाला व्यक्ति अपनी धनराशि प्राप्त कर सकता है। किससे प्राप्त कर सकता है? तो दे रहा है अयोग्य पक्षकार से, आवश्यक वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, अयोग्य पक्षकार की संपत्ति से, उपयुक्त सभी सही है, चारों सही। अगला है कि एक प्रतिभू दायित्व से मुक्त हो जाता है जब ऋणदाता प्रतिभू से सहमति के बिना क्या करता है? मुख्य ऋणी के साथ समझौता करता है, मुख्य ऋणी को समय देने का वचन देता है, मुख्य ऋणी पर बात नहीं करने का वचन देता है, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से एक अधिकार जो हानि रक्षा को हानि रक्षक के विरुद्ध प्राप्त है। वो कौन सा अधिकार है जो हानि रक्षाधारी को हानि रक्षक के विरुद्ध प्राप्त है? देखते हैं कौन कौन है। कह रहा है क्षति की पूर्ति का अधिकार, वाद से संबंधित व्ययों की प्राप्ति का अधिकार, विवाद के समझौते में चुकाए गए धन प्राप्ति का अधिकार। तो इसमें से भी ऑप्शन सही तीनों दिख रहा। अगला कह रहा है हानि रक्षाधारी को हानि रक्षा की वसूली का अधिकार होता है यदि वह कब होता है भाई? अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है तब। हानि रक्षाधारी को हानि रक्षा की वसूली का अधिकार तब होता है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हानि रक्षा करने का दायित्व आरंभ होता है। हानि रक्षक का हानि रक्षा करने का दायित्व कब आरंभ होता है? उस समय होता है जब हानि रक्षाधारी उसे सूचित करता है। ठीक है, अगला है 34 नंबर कि निक्षेप में निक्षेपी द्वारा निक्षेप गृहीता को वस्तु की सुपुर्दगी होना अनिवार्य है। इस सुपुर्दगी का अर्थ क्या है? स्वामित्व का हस्तांतरण, स्वत्व का हस्तांतरण, अधिकार या कब्जे का हस्तांतरण, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसका है कौन सा ऑप्शन होगा? स्वत्व का हस्तांतरण। अगला है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा। निक्षेप में निक्षेपी द्वारा, क्योंकि ये रिपीट 2 बार क्वेश्चन हो गया है। 34 सीरियल गड़बड़ हो गया है, देखें थोड़ा सा गड़बड़ है। नहीं, 33 नंबर क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है। इसका ऑप्शन तीनों होगा। निक्षेप में निक्षेपी द्वारा निक्षेप गृहीता को वस्तु की सुपुर्दगी होना आवश्यक है। इस सुपुर्दगी का अर्थ क्या होता है? स्वामित्व का हस्तांतरण, स्वत्व का भी हस्तांतरण, अधिकार या कब्जे का हस्तांतरण। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये 33 ही नंबर था, ठीक ना, कि बिना प्रतिफल के निक्षेप कहलाता है। बिना प्रतिफल का निक्षेप क्या कहलाता है? निःशुल्क निक्षेप कहलाता है। जो भाई प्रतिफल है नहीं है तो निःशुल्क कहलाएगा। अगला है कि जब निक्षेप के दोनों पक्षकार पारस्परिक प्राप्त करने के अधिकारी हो तब निक्षेप होता है। क्या होता है भाई? वैधानिक। दोनों ही पक्षकार पारस्परिक प्राप्त करने के अधिकारी हो तो वैधानिक होता है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक व्यक्ति उसके नाम पर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि कर देता है तो इस प्रकार की निर्मित एजेंसी क्या कहलाती है? जब एक व्यक्ति उसके नाम पर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि कर देता है तो इस प्रकार की निर्मित एजेंसी क्या कहलाती है? पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी और
और पुष्टिकरण द्वारा देखिए इसमें एक ऑप्शन ही छोड़ दिया है उसने। बताइए कौन सी एजेंसी का, तो इस प्रकार के एजेंसी कहलाती है, बताइए क्या कहलाएगी, सोचिए। इसमें कहलाती है, पुष्टि कर देता है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी, ठीक है ना। अगला है पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी में एजेंसी प्रभावी माना जाता है। जब एजेंसी का पुष्टिकरण हो जाता है तो एजेंसी का प्रभावी माना जाता है। कब माना जाता है, पुष्टिकरण की तिथि से, ठीक है। अगला है, देखिएगा इस वाले पेपर में हमको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक गड़बड़ हो गया है, ठीक ना, लेकिन इतना माइंड ना लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुष्टिकरण का प्रभाव होता है। पुष्टिकरण का क्या प्रभाव होता है, एजेंसी का निर्माण हो जाता है, किए गए कार्य के लिए प्रधान उत्तरदायी होता है, पुष्टिकरण की तिथि से एजेंसी प्रभावी होती है, उपरोक्त सभी होता है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, इसका सही ऑप्शन है पुष्टिकरण का प्रभाव क्या होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला है कि सामान्य परिस्थितियों में एक एजेंट वे सभी कार्य कर सकता है जो, कौन कार्य कर सकता है, जो उसके कार्य करने के लिए आवश्यक है। सब वही कार्य कर सकता है जो उसको कार्य करने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जब उप एजेंट की नियुक्ति उचित रूप में की जाती है तो उसे कहते हैं, जब उप एजेंट की नियुक्ति उचित रूप से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है प्रधान उप एजेंट के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। बी है कि उप एजेंट अपने कार्यों के लिए मूल एजेंट के प्रति उत्तरदायी है। ए बी दोनों, यही सही है ऑप्शन। अगला है कि जब उप एजेंट की नियुक्ति उचित रूप से नहीं की जाती है तो उप एजेंट के कार्यों के लिए उत्तरदायी। जब उप एजेंट की नियुक्ति सही ढंग से माने नहीं करते हैं तो उप एजेंट के कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी होता है, प्रधान, उप एजेंट, मूल एजेंट, उप एजेंट स्वयं, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, मूल एजेंट, ठीक है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि आढ़तिया की विशेषता है। आढ़तिया एक तरह से ब्रोकर होते हैं। आढ़तिया की क्या विशेषता होती है कि वस्तु पर अपना अधिकार रखता है, ये भी उतना जम नहीं रहा है। वस्तु को अपने नाम से क्रय करता है, ये भी नहीं है। यह क्रेता के विरुद्ध अपने नाम से वाद कर सकता है, यह क्रेता के विरुद्ध अपने नाम से वाद कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन है सी। अगला है निम्नलिखित में से एजेंट का प्रधान के प्रति कर्तव्य है। निम्नलिखित में से एजेंट के प्रति निम्नलिखित में से एजेंट का प्रधान के प्रति कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है, अपने अधिकारों का हस्तांतरण न करना, प्रधान के माल पर विपरीत स्वामित्व स्थापित करना, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक एजेंट अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। एक एजेंट अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है जब, कब उत्तरदायी है, वह अपने पक्षकारों से बाहर कार्य करता है, अनुबंध में उसका भी हित हो, दोनों हो, कोई नहीं हो। तो सही ऑप्शन है अनुबंध में उसका हित हो तभी वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एजेंसी की समाप्ति हो सकती है। किस कंडीशन में एजेंसी की समाप्ति हो सकती है, प्रधान द्वारा एजेंट के अधिकारों का खंडन करने से, एजेंट द्वारा एजेंसी का खंडन करने से, दोनों, यही सही है, ऑप्शन सी सही है। यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि अनुबंध के आवश्यक लक्षण का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया। अनुबंध के आवश्यक लक्षण का उल्लेख सेक्शन 10 में किया गया है, ठीक ना। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है। वैध अनुबंध के लिए क्या आवश्यक है, सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सहमति, विधि प्रतिफल या उद्देश्य उपयुक्त सभी, ये तीनों आवश्यक है। फिर कह रहा है निम्न का लिखित होना आवश्यक। किसका लिखित होना आवश्यक है, बीमे का अनुबंध, विनिमय साध्य विलेख, पंच निर्णय, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है कि इन सब का लिखित का होना आवश्यक है। अगला है प्रतिफल हो सकता है, भूत वर्तमान भविष्य। बताइए प्रतिफल किस टाइप का हो सकता है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल के लिए हो सकता है। अगला है न्यायालय द्वारा एजेंसी समाप्त की जा सकती है। न्यायालय द्वारा एजेंसी कैसे समाप्त की जाती है, ठहराव द्वारा, एजेंट के खंडन द्वारा, प्रधान के खंडन द्वारा, प्रधान के दिवालिया होने पर। बताइए
न्यायालय द्वारा एजेंसी का खंडन उसके दिवालिया होने पर ही किया जा सकता है। अगला है एजेंट की परिभाषा दी गई है, ध्यान दीजिएगा, एजेंट की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? धारा 81 में। अगला है एजेंट के अवयस्क होने पर दायित्व होता है। एजेंट यदि नाबालिग है तो उसका क्या दायित्व होता है? प्रधान के प्रति दायित्व होता है। अगला है कि पुष्टिकरण की अवधि होती है। पुष्टिकरण की अवधि कितनी होती है? उचित समय, कोई टाइम टेबल नहीं होता है इसका। अगला है उप एजेंट की नियुक्ति होती है। एजेंट द्वारा, प्रधान द्वारा, अनुपक्षकार द्वारा नहीं होती है, किसके द्वारा होती है? उप एजेंट की नियुक्ति प्रधान द्वारा होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक प्रतिनिधि है? बताइए, व्यापारिक प्रतिनिधि कौन होता है? पति होता है, पत्नी होता है, संरक्षक होता है, वैधानिक सलाहकार होता है। व्यापारिक प्रतिनिधि कौन होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक प्रतिनिधि है? जो कानूनी सलाहकार होता है वह होता है। अगला है कि अनुबंध पर कोई तीसरा व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, यह नियम कहलाता है। अनुबंध पर कोई तीसरा व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, यह नियम कहलाता है। किस सेक्शन में दिया गया है? यह किस संबंध में सही है? अनुबंध की समीपता का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, अवरोध का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो अनुबंध पर कोई तीसरा व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, यह नियम इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। अगला है जब किसी अनुबंध के अंतर्गत हित या अधिकार किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है तो तीसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? तो तीसरा व्यक्ति अनुबंध पर वाद ला सकता है, अनुबंध पर वाद नहीं ला सकता है, केवल उच्च न्यायालय में वाद ला सकता है। ये ऑप्शन सही है इसका, 57 का सी, कोर्ट में वो सीधे ला सकता है। अगला है कि यदि किसी ठहराव के उद्देश्यों प्रतिफल को लागू करने से किसी कानून के प्रावधान का उल्लंघन होता है तो यह प्रतिफल या उद्देश्य माने जाते हैं। कह रहा है कि यदि किसी ठहराव के उद्देश्यों प्रतिफल को लागू करने से किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो यह प्रतिफल या उद्देश्य माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? वैधानिक, अवैधानिक, ठहराव के विरुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या दिख रहा है भाई? जल्दी से बताइए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला है यदि किसी ठहराव का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ कपट करना है तो यह उद्देश्य अवैधानिक होगा तथा यह ठहराव क्या होगा? बताइए, ठहराव व्यर्थ होगा। यदि वो अवैधानिक, उद्देश्य अवैधानिक हो रहा तो ठहराव कहाँ से व्यर्थ होगा? ये भी वैध कहाँ से होगा? व्यर्थ होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अगला है 60 नंबर कि अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन करने वाला ठहराव। अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करने वाला ठहराव क्या है? वाद पोषण का ठहराव। ठीक है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से लोक नीति के विरुद्ध ठहराव है। लोक नीति के विरुद्ध ठहराव को क्या कहा जाता है? विदेशी शत्रु के साथ व्यापार का ठहराव, विवाह में दलाली का ठहराव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही है, लोक नीति के विरुद्ध विदेशी शत्रु का ठहराव है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर, मुकदमे का निर्णय पक्ष में कराने के लिए न्यायिक अधिकारी को रिश्वत देने का ठहराव है। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप वाला ठहराव, कानून में हस्तक्षेप करने वाला ठहराव, स्वतंत्र सहमति में हस्तक्षेप करने वाला ठहराव, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसका होगा न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाला ठहराव। अगला है 63 नंबर, एजेंसी की समाप्ति की रीति है। एजेंसी कैसे समाप्त हो सकती है? तो एजेंसी स्पष्ट अधिकार द्वारा समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, गर्भित अधिकार द्वारा नहीं होती है, विभिन्न द्वारा नहीं होती है, स्पष्ट अधिकार द्वारा समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि अनुबंध अधिनियम में उप एजेंट की परिभाषा दी गई है। उप एजेंट की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है भाई? धारा 190 में। आगे बढ़ते हैं। एक उप एजेंट कपट की दशा में उत्तरदायी रहता है। एक उप एजेंट कपट की दशा में उत्तरदायी रहता है। कब उत्तरदायी रहता है? नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी रहता है। अगला है एजेंसी समाप्त हो जाती है। किसके द्वारा एजेंसी समाप्त होती है? निष्पादन द्वारा, पक्षकारों के ठहराव द्वारा, विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर। सही ऑप्शन डी। ठीक है। अगला है कि व्यापारिक एजेंट नहीं है। बताना है इसमें से कौन सा व्यापारिक एजेंट नहीं है। बताइए, नीलामकर्ता, अटॉर्नी, दलाल,
बैंकर कौन व्यापारिक एजेंट नहीं है? तो आपसे बता दें कि व्यापारिक एजेंट अटॉर्नी नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। परिशोधन कमीशन मान डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर एजेंट वह होता है जो, डेल क्रेडिटर एजेंट कौन होता है भाई? डेल क्रेडिटर एजेंट वह होता है एक सेकंड डेल क्रेडिटर एजेंट कौन होता है? अतिरिक्त कमीशन लेता है और नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। यही ऑप्शन इसका सही है। अगला है स्थापन एजेंट की नियुक्ति किया जाता है। स्थापन एजेंट की नियुक्ति कौन करता है भाई? एजेंट द्वारा किया जाता है और कोई नहीं करता। ठीक है, स्थापन माने एक की जगह पे दूसरा। अगला है कि उप एजेंट की नियुक्ति की दशा में एजेंसी उत्तरदायी है। जब उप एजेंट को नियुक्त किया जाता है तो एजेंसी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दिया है नियोक्ता के प्रति, उप एजेंट के प्रति, दोनों के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या दिख रहा है भाई? नियोक्ता और उप एजेंट दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुबंध अधिनियम की धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन या वचनों के समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? ठहराव कहलाते हैं। ये तो एग्जैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे है सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते लेकिन सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। ये कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए। ये सही है। अगला है कि ए तथा बी गोवा घूमने का ठहराव करते हैं लेकिन तय तिथि को ए गोवा जाने से मना कर देता है। बी ए के विरुद्ध अनुबंध भंग के लिए वाद प्रस्तुत कर देता है। अब यहाँ पे क्या होगा? वो तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि हाँ बी ने अनुबंध भंग किया और बी कह रहा है, मैंने बी ऑप्शन है कि नहीं क्योंकि पक्षकार का वैधानिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। अगला कह रहा है हाँ क्योंकि प्रस्ताव और स्वीकृति है और रोकने से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा बी, 73 का बी। इसलिए कि वो अनुबंध करते हैं, मैंने बात ही नहीं करते हैं, कोई लिखित रूप में तो देते नहीं है और उस लास्ट टाइम में कह देता है हम नहीं जाएंगे, वो उस पर केस कर देता है। तो यहाँ पे कह रहा है बात कर सकता है तो बात नहीं कर सकता है क्योंकि पक्षकार का वैधानिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। ठीक है ना। अगला 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है कि अनुबंध निश्चित होना चाहिए, संभव होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा होगा? ये दोनों, निश्चित होना चाहिए और संभव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक अनुबंध जिसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं लेकिन कुछ वैधानिक कमियों के कारण उसे परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, यह अनुबंध किस टाइप का अनुबंध कहलाता है? अवैधानिक अनुबंध, अपरिवर्तनीय अनुबंध, वैध अनुबंध, व्यर्थ अनुबंध। सही बताइए क्या होगा इसमें से? तो इसका 75 का भी अपरिवर्तनीय अनुबंध। 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अनुबंध जो पक्षकारों के आचरण, व्यवहार या उसके कार्यों से बनता है कहलाता है। एक अनुबंध जो पक्षकारों के आचरण, व्यवहार या अन्य कार्यों से बनता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गर्भित अनुबंध। अगला है 77 नंबर की वह अनुबंध जो पक्षकारों पर कानून द्वारा थोप दिया जाता है, यह किस टाइप का अनुबंध होता है भाई? यह अर्ध अनुबंध कहलाता है। ठीक है। अगला है 78 नंबर कि जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने दायित्वों को पूरा कर देते हैं तो अनुबंध कहलाता है। जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने दायित्वों को पूरा कर देते हैं तो किस टाइप का अनुबंध कहलाता है? निष्पादनीय अनुबंध कहलाता है। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं तो यह अनुबंध कहलाता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, उल्टा दिया गया है कि यदि अपने दोनों दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं तो कौन सा अनुबंध कहलाएगा? बताइए, सोचिए। पिछले ही जैसा क्वेश्चन है। यहाँ है कि जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने दायित्वों को पूरा कर देते हैं तो अनुबंध कहलाता है। कौन सा अनुबंध कहलाता है? बताइए। निष्पादनीय अनुबंध, और यहाँ पे क्या होगा? निष्पादित अनुबंध होगा। ठीक ना। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 2A के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य, 2A के अनुसार प्रस्ताव का क्या उद्देश्य? दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना, दूसरे पक्षकार
को प्रस्ताव के लिए निमंत्रण देना, दूसरे पक्षकार से ठहराव करना, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन क्या है? दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना। 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समय अनुबंध का अनिवार्य सार तत्व है तथा वचनदाता कार्य को एक निश्चित समय में पूरा करने का वचन देती है, किंतु ऐसा करने में असफल रहता है, तो अनुबंध वचन गृहीता की इच्छा होती है। ये क्या है? व्यर्थ, वैध, व्यर्थनी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें से है व्यर्थ होता है। अगला है, जब एक पारस्परिक वचनों का निष्पादन एक साथ होता है तो वचनदाता अपने वचन का निष्पादन तभी करेगा जब वचन गृहीता क्या करेंगे? अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर हो। ऑप्शन बी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जब पारस्परिक वचनों के निष्पादन का क्रम अनुबंध में निश्चित हो तो वचनों का निष्पादन होता है। कैसे होता है भाई? एक निश्चित क्रम में, गलत। एक निश्चित क्रम के आवश्यक नहीं, एक निश्चित क्रमानुसार, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अनुबंध का नवीनीकरण हो सकता है। एक अनुबंध का नवीनीकरण कैसे होता है? जब दोनों पक्षकार पारस्परिक ठहराव से हो। 85 नंबर में क्वेश्चन में है कि जब किसी अनुबंध के पक्षकार आपसी सहमति के अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? कह रहा है कि पुराना अनुबंध समाप्त हो जाता है, अनुबंध का निष्पादन नई शर्तों के अनुसार होता है। बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला कह रहा है कि जब एक पक्षकार अपने अधिकारों की तुलना में कम प्रतिफल या निष्पादन स्वीकार करता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। अगला है कि यदि अनुबंध के खंडन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो अनुबंध की समाप्ति की समय सीमा है, कितना है? 2 वर्ष। आगे कह रहा है कि जब निष्पादन देय होने से पूर्व वचनदाता उस अनुबंध के निष्पादन अनिच्छा व्यक्त करता है तो यह जाना जाता है। जब निष्पादन देय होने से पूर्व वचनदाता उस अनुबंध के निष्पादन के लिए अनिच्छा व्यक्त करता है तो यह क्या कहलाता है? यह आपका कहलाता है परिवर्तन। अगला है कि जब पीड़ित पक्षकार अनुबंध को निरस्त करता है तो होता है। पीड़ित पक्षकार अनुबंध को निरस्त करता है तो क्या होता है? बताइए। 89, वह न्यायालय की सहायता से दायित्व मुक्त हो जाता है। अगला है, संयोगिक अनुबंध में वचन देता है। संयोगिक अनुबंध में वचन कौन देता है? एक पक्षकार। अगला है कि इनमें से कौन सा संयोगिक अनुबंध है? बताइए, संयोगिक अनुबंध कौन है? बाजी का ठहराव संयोगिक अनुबंध है। 91 डबल क्वेश्चन हो गया। देखिए, 2 क्वेश्चन डबल हो गया। संयोगिक अनुबंध होता है, इसका ऑप्शन होगा वैध। संयोगिक अनुबंध क्या होता है? वैध होता है। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, संयोगिक अनुबंध होता है, संयोगिक अनुबंध विशिष्ट होता है। अनिश्चित घटनाओं पर आधारित संयोगिक अनुबंध होता है। अनिश्चित घटनाओं पर आधारित संयोगिक अनुबंध क्या होता है? वैध होता है। अगला 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुबंध होता है। बताइए, अनुबंध क्या होता है? वैध होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध की परिभाषा दी गई है, माने क्षतिपूर्ति का अनुबंध को परिभाषित किया गया है। किस सेक्शन में किया गया है? 124 में। अगला है, प्रतिभूति अनुबंध परिभाषित है। प्रतिभूति अनुबंध किसमें परिभाषित है? धारा 126 में। अगला है, जो व्यक्ति प्रतिभूति देता है वो क्या कहलाता है? जो व्यक्ति प्रतिभूति देता है वो आपका प्रतिभू कहलाता है। प्रतिभूति हो सकती है, प्रतिभूति हो सकती है, लिखित या मौखिक कोई भी। अगला कह रहा है कि प्रतिभूति के अनुबंध के पक्षकार होते हैं। प्रतिभूति के अनुबंध के कितने पक्षकार होते हैं? तो आपसे मैं बता दूं, 3 पक्षकार होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिभूति के अनुबंध में प्राथमिक दायित्व होता है। प्रतिभूति के अनुबंध में प्राथमिक दायित्व किसका होता है? प्रतिभू का होता है। तो बच्चों, इस तरह पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे इस के लेक्चर को बनाने में काफ़ी दिक्कतें आई है, काफ़ी मिस्टेक भी इसमें है।